नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेआईबी का जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड 500 एमसीक्यूज कवर किए गए हैं, जिसका ये सेट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 100 एमसीक्यूज हैं। फ्रेंड्स, ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो पीपीबी का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन अकाउंट वेयर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज बट शोज साइन ऑफ इंसिपिएंट स्ट्रेस। तो 30 डेज से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होता है तो किसमें आता है? एसएमए 0 में। ओके, अगर वो 30 से 60 होगा तो आ जाएगा एसएमए 1 में, और 60 से 90 होगा तो आ जाएगा एसएमए 2 में। उसके बाद 90 से 1 साल तक वो हो जाएगा एनपीए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज, तो कौन सा हो जाएगा वो अकाउंट? जैसा मैंने बताया, एसएमए 1। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, इन द सेम वे 61 टू 90 डेज ये हो जाएगा आपका एसएमए 2। ओके, आगे मूव करते हैं फ्रेंड। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या सेबी चेयरमैन? तो फ्रेंड्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है आरबीआई की, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है वो होता है। ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उस समय बात करें तो चेयरपर्सन अभी जो मल्होत्रा सर हैं हमारे आरबीआई के चेयरमैन, वो होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक बोरोज 1000 crore फ्रॉम आरबीआई अंडर द रेपो रेट मैकेनिज्म। ओके, इफ द रेपो रेट इज 6.25%, what will be the interest payable on this account after 1 year? ओके, तो ये न्यूमेरिकल है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी आपका बोरोड अमाउंट था जो कि 1000 करोड़ था, उसका 6.25% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 62.5 करोड़। सो राइट आंसर इज 62.5 करोड़। ओके, आगे मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बिटवीन बैंक्स? तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की अगर बात होती है तो वहां पे हम बात करते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर यहाँ पे रेपो रेट होता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता, बट यहाँ पे क्या है? कॉल मनी, लॉकर नॉमिनेशन, सीआरआर, बेसिल 3, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि राइट आंसर क्या होगा? कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी के केस में क्या होता है कि 14 दिन के लिए, जिस दिन लिया है उस दिन से 14 दिन तक वो कॉल मनी के बेसिस पे, कॉल मनी रेट पे बैंक को लोन प्रोवाइड होता है। बैंक इंटर बैंक बोरोइंग सिस्टम के थ्रू बैंक जो है एक दूसरे को लेंड कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट अगर 14 दिन से ऊपर गया तो वो क्या हो जाता है? फिर नोटिस मनी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बेसिल 2 फ्रेमवर्क? तो फ्रेंड्स, अगर हम बेसिल 2 फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें हमारा क्रेडिट रिस्क आता है, मार्केट रिस्क आता है और ऑपरेशनल रिस्क आता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा नहीं है? क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क इसमें कवर नहीं होता है, सो डी इज द राइट आंसर। बेसल 2 में स्ट्रेटेजिक रिस्क कवर नहीं होता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। Which of the following is method of securing a loan by offering collateral that remains in the borrower possession? ठीक है, तो हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है कि जो बोरोवर होता है वो एक एसेट एज अ कोलेटरल देता है लोन के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका कार होता है, कार लोन में क्या होता है कि जो भी आप कार परचेज करते हैं वो बैंक उसको हाइपोथिकेट करके रखता है। ठीक है, यानी कि जब तक आप बैंक का लोन पे नहीं करोगे वो बैंक एज अ कोलेटरल, कार एज अ कोलेटरल होती है बैंक के पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि
जिसमें लेकिन वो पोजीशन क्या होता है, बोरोवर के पास ही रहता है। मतलब कार कौन चला रहा होता है, बोरोवर ही चला रहा होता है, बट जो कोलेटर एज अ कोलेटरल की बात करें तो बैंक के पास रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथिकेशन। ठीक है। अगर आपको प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, ठीक है, इन सारी चीजों का डिफरेंस देखना है और चार्ज क्या होता है, तो एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है, प्रोडक्ट भी कवर होता है। 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, तो 4 पीस क्या क्या होते हैं, 4 पीस में आता है, पहला तो आता है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है। बट यहां पे बात हो रही है कौन सा नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन जो है वो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। तो CRR की बात करें तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। CRR वैसे क्या होता है, जो भी कैश, जो भी बैंक्स होते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। ठीक है। जो भी उनका NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, उसका सर्टेन परसेंट है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द टर्म फॉर सिचुएशन वेयर अ प्रोफेशनल हैज competing interest that could make it difficult to fulfill duties impartially। ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा बाय द वे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जब भी इंडिविजुअल का जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बीच में आता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फिर वो जो भी डिसीजन लेता है ना, उसमें बाइसनेस होती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वीकर सेक्शन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो फ्रेंड्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई बोलता है कि हर बैंक को सर्टेन परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लैंड करना ही है। ठीक है। अभी जो है वो 40% ऑफ द ANBC। ठीक है, एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट का। तो यहाँ पे है कौन सा कंसीडर नहीं होता, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आते हैं, आर्टिशन आते हैं, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी आते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आते हैं, बट लार्ज कॉर्पोरेट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन मार्केटिंग, increasing price to create exclusivity, launching a product at a low price, selling product only in premium prices। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है, पेनिट्रेशन मार्केटिंग में करते क्या है कि मार्केट शेयर, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो कंपनीज होती हैं, वो प्राइस को क्या करती हैं, वो थोड़ा कम कर देती है। ठीक है ना। जहां पे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज होती है, जैसे अगर बात करें जो आपके जैसे कि आप बात करते हो जो आपकी ग्रोसरी की इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे कम्पिटिटिव प्राइसेस चलती है, तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, प्राइस को लो कर देते हैं। जो भी इंडस्ट्री का प्राइस लो होता है, क्वालिटी को लोग उतना मैटर नहीं करते हैं, तो वहां पे पेनिट्रेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस टू कैप्चर अ मार्केट शेयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एथिकल डायलेमा। तो एथिकल डायलेमा में क्या होता है, a scenario where a person must choose between conflicting moral principles। ठीक है। मतलब एथिकल डायलेमा मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से ऐसे असमंजस में होता है कि वो करे क्या, वो अपने प्रिंसिपल्स को चूज करे जो उसके सिद्धांत हैं, या फिर वो चूज करे कि उसको जो डिसीजन या जो काम करने को दिया गया है वो करे, वो काम सही है कि गलत है, अगर गलत काम है तब भी वो करे ना करे, ये सारी चीजें जो कन्फ्लिक्ट, मतलब थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा कंफ्यूजन रहे दिमाग में, उसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा, सारी चीजों को लेके। ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, अ सिनेरियो वेयर अ पर्सन मस्ट चूज बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग मोरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ माइनर डज नॉट वांट टू बी अ पार्टनर इन फर्म, व्हाट इज द लीगल पोजीशन। तो माइनर जो है वो फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है, बट उसके प्रॉफिट में पार्टनर हो सकता है। ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड होगी उसमें प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा कि ये जो माइनर है ये इसको इतना जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसको जाएगा करके। ठीक है। बट वो उसके लॉस के लिए लायबल नहीं है। तो
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन केस ऑफ स्टडी ऑफ लोकल नॉमिनेशन। तो लोकल नॉमिनेशन के केस में नॉमिनी का प्रूफ चाहिए होता है, सिग्नेचर भी चाहिए होता है लॉकर होल्डर के, बैंक रिकॉर्ड में नॉमिनेशन भी होना चाहिए, लॉकर एग्रीमेंट भी होना चाहिए, बट लोन एग्रीमेंट का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी सी यहाँ पे रॉन्ग। नेक्स्ट है, हाँ, एक न्यूमेरिकल है, रेपो रेट की इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो आया हुआ था, बैंक बोरो 1000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई अंडर द रेपो रेट मैकेनिज्म इफ द 6.2% व्हाट विल द इंटरेस्ट पेबल ऑन द दिस अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो 62.5 करोड़। फ्रेंड्स सॉरी, आई थिंक ये न्यूमेरिकल रिपीट हो गया। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। A bank has a NPA classified as doubtful asset for more than 3 years. What is the provisioning required? तो फ्रेंड्स, डाउटफुल एसेट कब होगा? जब 3 साल हो जाएंगे उसको, ठीक है ना? 3 साल से, जैसे कि क्या होता है, जब एनपीए होता है, एनपीए के बाद आता है डाउटफुल 1, फिर डाउटफुल 2, फिर डाउटफुल 3, और उसके बाद लास्ट में आता है लॉस एसेट, ठीक है? तो अगर मोर देन 3 ईयर हो गया, यानी कि डाउटफुल किसमें आ गया है, वो 3 में, उस केस में प्रोविजनिंग कितनी चाहिए होगी? 100%, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर इज 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस कैन लेंडर टेक पोजेशन ऑफ द प्लेज्ड एसेट। तो प्लेज्ड एसेट का पोजेशन लेंडर कब ले सकता है? जब बोरोवर जो भी लोन है उस पर डिफॉल्ट कर जाए। जैसे प्लेज क्या होता है, जब गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो गोल्ड जो होता है वो प्लेज करते हैं बैंक के पास, अगर वो पैसा बैंक को पे नहीं किया जाता है तो बैंक क्या है, वो जो गोल्ड है उसको ऑक्शन कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जितना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन आएगा और नए वीडियोस आएंगे जो कि आपको अपकमिंग जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। What percentage of priority sector lending must bank allocate to weaker section? तो अभी अगर प्रेजेंटली बात करें तो इट इज 7.5% ऑफ ए एंड बी सी। तो बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये डिटेल आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उस समय का करंट डिटेल आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एमकेआईएस स्टैंड फॉर इन बैंकिंग एंड मार्केटिंग। तो एमकेआईएस फ्रेंड्स होता है मार्केटिंग नॉलेज एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ओके, जिसमें क्या करते हैं, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा होता है बैंक उसको गैदर करते हैं ताकि उनको जो भी बिजनेस डिसीजन लेने हैं उसमें हेल्प मिल सके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंकर इन सेविंग अकाउंट। तो ये क्या होता है, डेप्टर एंड क्रेडिटर, ठीक है? तो चूंकि यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है? तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया, डेप्टर, यानी बैंक उधार ले रहा है, ठीक है? तो बैंक हो गया यहाँ पे डेप्टर एंड कस्टमर हो जाता है क्रेडिटर, ठीक है? जो कभी भी जब भी उसको जरूरत होगी ऑन डिमांड उस मनी को विड्रॉ कर सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्विफ्ट। स्विफ्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो स्विफ्ट का यूज कहाँ होता है? स्विफ्ट होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले एब्रिविएशन जान लीजिए। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इसका यूज होता है जो भी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर होते हैं उसमें इस कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है? इसी नेटवर्क के थ्रू इसको इनेबल करके सिक्योरली ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन इंटरनेशनल बैंक। सॉरी, तो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिल्कुल है, 10,000 तक ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो भी होता है, रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, बट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो गलत है, यानी कि जो उसमें नहीं होता है, वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। सो राइट आंसर इज डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, जो लोग भी केवाईसी, एमएल, एमएसएमई, डिजिटल बैंकिंग इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके अगर आप उसका सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेवाई, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, जो कि 2 लाख तक का कवर प्रोवाइड करती है, पहले 330 पर ईयर था, फिर 436 हो गया, टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, ये डिटेल देख लीजिएगा। बट अगर बात करें तो वो लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, किसी भी तरह से अगर जो भी बीमा धारक है उसकी डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? आगे मूव करते हैं।
फेयर प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग गाइडलाइंस आर इशूड बाय। तो फेयर प्रैक्टिस की बात करें तो जो भी फेयर प्रैक्टिस कोड है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है लेंडर्स के लिए, ताकि जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको ट्रांसपेरेंट और एथिकल बनाया जा सके। ठीक है, तो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए प्रैक्टिसेस कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज इशूड बाय। तो ये कौन इशू करता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, ताकि वो फेयर मार्केटिंग एंड एथिकल प्रैक्टिस जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसके लिए वो करें। ठीक है, इसके बदले में उनको बैंक्स कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्री शिपिंग क्रेडिट इज प्रोवाइडेड फॉर। तो प्री शिपिंग क्रेडिट किस किस लिए दिया जाता है? एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसके लिए एक्सपोर्टर को दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, जो भी उस जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, और पूरा प्रोडक्शन स्टेब्लिश कर सके और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके उसको शिप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है एफसीएनआर बी अकाउंट्स आर। तो एफसीआरआर बी अकाउंट्स क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि कौन करता है एफसीएनआर बी? ये एनआरआई के टर्म डिपॉजिट होते हैं जो कि नॉन रेजिडेंस इंडियंस होते हैं इसमें, ताकि जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं ना करेंसी के, उसका रिस्क ना हो, इसलिए ये अकाउंट पर्टिकुलरली एनआरआई के लिए ही बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्रॉड कमिटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आर क्लासिफाइड एज। उसको क्या बोलते हैं? रिटेल फ्रॉड, मास मार्केट फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड या फिर इनसाइडर फ्रॉड। तो उसको बोलते हैं मास मार्केट फ्रॉड। बी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या होता है बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं और वो क्या करते हैं? फिशिंग, लॉटरी फ्रॉड, इसके थ्रू पैसे की चोरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी पॉपुलर है और कुछ पहले चलता था अब बंद हो गया है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2014 में वो बंद हो गया। बिजनेस फैसिलिटेटर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ। बैंक के बिहाफ में जो बीसीज हैं वो वर्क करते हैं। जो लोग भी बैंक में, उनको पता होगा कि ब्रांचेस के आसपास सारे बीसीज रहते हैं, जहाँ पे जो ये यूजुअल गाइडलाइंस होती हैं कि वहां से 25,000 तक विड्रॉल होगा, 50,000 तक डिपॉजिट होगा, सारी चीजें टाइम टाइम पे रिवाइज करता है, ताकि जो बैंक्स में फुटफॉल हो, बैंकर्स पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो और वो लोग बिजनेस पे फोकस कर पाए। आगे मूव करते हैं, क्योंकि 5 डे बैंकिंग कब होगा ये तो पता नहीं है। बहुत लोगों का न्यूज भी आया था बीच में 5 डे बैंकिंग का, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। आई होप कि सभी बैंकर्स को 5 डे बैंकिंग मिल जाए, जिस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, दे डिजर्व इट। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट एंड दे विल टेक अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, व्हाट इज एन एथिकल डायलेमा इन बैंकिंग। तो उसमें क्या होता है? एथिकल डायलेमा में सिंपल ये होता है कि जो बैंकर्स को जो काम दिया गया है और उसके जो एथिक्स है, जब उनके बीच में कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो वो एथिकल डायलेमा कहलाता है। कि कोई काम दिया गया है बट वो काम उसके एथिक्स अलाउ नहीं कर रहे कि यार ये काम तो गलत है करके, बट फिर भी वो काम करना है, तो वो डायलेमा हो जाता है। तो यहाँ पे अ सिचुएशन वेयर अ बैंकर हैज कंफ्लिक्टिंग एथिकल चॉइसेस। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ एन इंक्रीज इन सीआरआर। तो अगर सीआरआर इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि बैंक्स को ज्यादा पैसा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उनके पास पैसा क्या होगा? अब लोन देने के लिए कम होगा। तो जब पैसा कम होगा, इसका मतलब लिक्विडिटी जो होगी मार्केट में वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम से कम लोन देगा। जब लोन कम रहेगा तो बोरोवर के पास कम पैसा आएगा, तो बिजनेस में कम पैसा लगेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस इन लिक्विडिटी। ओके, और इसका अपोजिट होगा अगर वो सीआरआर को घटा देगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच टाइप ऑफ मर्जर इन्वॉल्व्स कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अभी जैसे बैंक्स का मर्जर हुआ था, ठीक है, उस केस में क्या था? वो अमलगमेशन था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एक ही टाइप की इंडस्ट्री, ठीक है, दोनों बैंक एक दूसरे में अमलगमेट किए गए और उसको एक ही संस्था बना दिया गया। बट अगर दो डिफरेंट टाइप की कंपनीज है जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती है, दोनों को अगर मर्ज किया जाए, उस केस को बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, करंट रेशियो इज यूज टू कंपेयर। अब करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा करंट रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉकर ऑपरेशन इज इनकरेक्ट? बैंक मस्ट अलाउ ऑपरेशन ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर, सही बात है। बैंक मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ लॉकर यूजेस, ये भी सही है। A nominee can access the locker after the death of the holder, बिल्कुल सही। The bank is responsible for the valuable kept in the locker, ये जो आंसर है वो गलत है। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें, एक्चुअली चूंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बैंक आपका अगर लॉकर में कोई चीज रखी है, अगर कोई चोरी डकैती हो जाती है बैंक में, तो बैंक उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उसमें सोना रखा हुआ है, अगर चोरी हो गई तो बैंक आपको बोल दोगे कि भाई 10 तोला सोना रखा है, वो बैंक लौटा लेगा, क्योंकि आपको डिस्क्लोज भी नहीं करना होता है बैंक को एट द टाइम ऑफ टेकिंग लॉकर कि हम क्या क्या रख रहे हैं, वो आपका सीक्रेट है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो एलआरएस स्कीम होता है, रेजिडेंस इंडिविजुअल कैन रेमिट अप टू हाउ मच पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो इंडिया का व्यक्ति है वो अगर फॉरेन में भेजना चाहता है फंड, तो एलआरएस स्कीम के थ्रू कितना फंड वो भेज सकता है? एजुकेशन, ट्रेवल, मेडिकल एक्सपेंस, ये है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर, तो उसके लिए कितना है? वो लिमिट है $250,000 पर ईयर। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, म्यूचुअल फंड वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, तो म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन किस पे बेस्ड होता है? जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनका मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द फंड इज द राइट आंसर। उसका जो नेट एसेट वैल्यू होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो देखिएगा उसका एनएवी रहता है ना, तो उसी पे डिपेंड करता है, वही घटता बढ़ता रहता है जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स में चार कंपोनेंट होते हैं, 4 पीस बोलते हैं उनको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसमें कौन सा नहीं है? पॉलिसी, पॉलिसी इसका पार्ट नहीं। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन सेलिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू अ कस्टमर बेस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच मार्केटिंग अप्रोच फोकसेस ऑन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर डेटा, तो फ्रेंड्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग जो कस्टमर डेटा होता है उसको एनालाइज करने को, उसको इकट्ठा करने को, ये सारी प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में डेटा माइनिंग सारी इंडस्ट्रीज कर रही है, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो भी कस्टमर को चाहिए उसको डिलीवर कर सके, उसको क्या क्या चाहिए, कितना ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजों पे सारी इंडस्ट्रीज काम करें, तो ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, तो डायरेक्ट मार्केटिंग का न्यूज़पेपर ऐड नहीं, ये नहीं है, बिलबोर्ड ऐड, एसईओ मार्केटिंग सारी नहीं, ईमेल प्रमोशन ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है ईमेल्स भेजे जाते हैं कस्टमर को, है ना, एसएमएस भेजे जाते हैं, टेली मार्केटिंग की जाती है, इन सबको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच प्राइस स्ट्रेटजी सेट्स अ लो प्राइस इनिशियली टू अट्रैक्ट कस्टमर, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को गैदर करने के लिए जो भी प्रोडक्ट होता है स्टार्टिंग में उसको लो प्राइस में लाते हैं कंपनीज, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंड्स शेयर जो भी है वीडियो उसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे जाके आपको बैंक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स वो भी मिलेंगे आपको, एमएसएमई से, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, केवाईसी एमएल से रिलेटेड भी मिलेगा, आईटी सिक्योरिटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी मिलेगा, और अभी जेआईबी के भी कोर्सेज आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बैंक से रिलेटेड आपको न्यूज भी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मार्केट डिटेल्स डील्स विद शॉर्ट टर्म लेंडिंग बिटवीन बैंक्स, तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए कॉल मनी एज आई टोल्ड यू, ठीक है, और वो 14 डेज के लिए होता है, उससे ऊपर जाता है तो वो नोटिस मनी हो जाता है। अ माइनर हु डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो वो क्या करेगा, एक पब्लिक नोटिस उसको देना होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी छपवाना होता है। ठीक है, जब वो मेजोरिटी गेन कर गया, मेजोरिटी के बाद उसको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसको ये चीज करना होता है। ठीक है, कि ये वो कंटिन्यू करना चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करना चाहता तो उसको ये चीज न्यूज़पेपर में डिस्प्ले करनी होती है, पब्लिक नोटिस बताना होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है, एथिक्स इन बैंकिंग प्राइमरली फोकस ऑन, तो एथिक्स इन बैंकिंग किस पे फोकस करते हैं? कुछ ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, कंडक्टिंग बिजनेस इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनएथिकल बैंकिंग बिहेवियर, तो अनएथिकल बैंकिंग बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी इन लोन नहीं, मिस सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर आप जो भी कस्टमर है उसको जो जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, आप इंश्योरेंस उसको बेच रहे हो, है ना, या फिर उसको कोई भी प्रोडक्ट बता रहे हो जो आपके बैंक से रिलेटेड है, बैंक ने लॉन्च किया है, और आप उसको पूरी जानकारी ना दे करके मिससेल कर रहे हो, तो वो अनएथिकल है, तो बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। 49 विच कमिटी रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडेंशियल नॉर्म्स फॉर एसेट क्लासिफिकेशन। तो इसकी बात करें तो 1991 में जो नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोडेंशियल नॉर्म्स होनी चाहिए उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि जिसमें क्या होगा, एनपीए का क्लासिफिकेशन किया जाएगा, प्रोविजनिंग का क्या क्या करना है वो, और कैपिटल एडुकेशन क्या होनी चाहिए बैंक्स की, उन सारी चीजों को इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो कौन करता है? गवर्न बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किस तरह बैंकिंग ऑपरेशन रहेंगे, लाइसेंसिंग, सुपरविजन, ये सारी चीज। आगे है क्वेश्चन नंबर 51, कैश मैनेजमेंट सर्विस सीएमएस इन बैंक्स हेल्प बिजनेस बाई। तो उसका क्या है, जितने भी सीएमएस होती हैं वो आपने देखा होगा ना, करेंसी चेस्ट से जो कैश आता है फिर ब्रांचेस में आता है और एटीएम्स में जाता है, तो ये सारा काम होता है सीएमएस का। ठीक है, तो इनका काम हो गया इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 है, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम अलाउ एंट्री एंड एग्जिट एनी टाइम। तो ये ओपन एंडेड होता है फंड। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कभी भी उसको एंट्री कर सकते हो उसमें, और आपकी जब मन हो सेल करके जो भी आपकी जो भी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा। बट क्लोज एंड में क्या होता है, उसमें एक सर्टेन टाइम होता है, जैसे कि जो आपके टैक्स सेवर्स होते हैं म्यूचुअल फंड, वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन इंक्लूड डी1, डी2, डी3। व्हाट डज डी1 रिप्रेजेंट। तो डी1 का मतलब होता है कि डाउटफुल एसेट वन, यानी कि 90 दिन से 1 साल तक जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, जो एनपीए रहेगा, उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट वन, यानी कि डी1। ओके, सो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। Question number 54. A bank's provision for doubtful asset depend on assets classification. What percentage of provisioning required for doubtful asset to D2? तो D2 के लिए कितनी होती है नॉर्मली? दैट इज 50%। ठीक है, दिस इज विद कोलेटरल। ओके, अगर कोलेटरल नहीं है तो फिर तो एनपीए होने के बाद डाउटफुल वन में भी 100% प्रोविजनिंग करनी है। ओके, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकर सेक्शन अंडर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। तो वीकर सेक्शन में कौन आएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो पीएसएल में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द मिनिमम प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर बैंक एज द परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ए एंड बी सी। तो कितना है, दैट इज 40%। सी इज द राइट आंसर। दिस इज ऑन राइट नाउ 2025। यू कैन also revise this and check whenever you are watching this video. Which government insurance scheme provide a accidental death coverage। तो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होती है, जिसका पहले 12 रुपए कटता था, अभी 20 रुपए कटता है कस्टमर्स का। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो उसको 2 लाख तक का कवर रहता है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं जो भी आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल जो कि आरबीआई जारी करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह कॉमर्शियल पेपर जो कि कॉमर्शियल बैंक, इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जिनकी मेच्योरिटी जो है वो 1 साल के भीतर तक की होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, रेपो रेट रिफर्स टू। फ्रेंड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये चीजें भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, तो वो चीज देख लीजिएगा। जैसे ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रेपो रेट रिफर्स टू, तो रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, यानी जब भी बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसके बदले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रिलिक द डेटाबेस फॉर मॉनिटरिंग लार्ज बोरोवर डिफॉल्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो क्रिलिक किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने स्टेब्लिश किया था ताकि लार्ज बोरोवर डिफॉल्ट है जो भी हैं उनको, उनके क्रेडिटर्स को एसेस किया जा सके। यहाँ पे क्रिलिक क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। आगे है क्वेश्चन नंबर 61, which ISO standard is related to smart card including ATM and डेबिट कार्ड। तो ISO 7816 जो है वो रिलेटेड होता है जो भी आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं, चाहे वो एटीएम से रिलेटेड हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वो सारी चीजें ISO 7816 के स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती है।
आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इन बैंकिंग? लोन्स, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, तो यहाँ पे ई इज द राइट आंसर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना सीधे सीधे। जब आप पीपीपी का एग्जाम दोगे ना तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन हाफ मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पीपीबी का एग्जाम होता है वो थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली जो आपके अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन कस्टमर रिटेंशन rather than acquiring new customer? डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पेनिट्रेशन मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी कंपनीज हैं या बैंक है वो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको बेटर से बेटर प्रोडक्ट करें, टाइमली उसको जो है जो रिक्वायरमेंट है टाइमली उसको उनको बात भी करते हैं कस्टमर से, है ना। तो ये एक तरह से कस्टमर रिटेंशन का फंडा होता है, ठीक है। वो आता है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग में। इसी के लिए क्या करते हैं बैंक्स, रिलेशनशिप मैनेजर भी रखते हैं, है ना। अभी यूजुअली जो है एज अ स्केल वन मैक्सिमम रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं, डिपेंड ऑन द कस्टमर भी रहते हैं बट मैक्सिमम स्केल वन को ही बनते हैं। तो इट्स एक्चुअली इट इज अ टफ जॉब बट ऑल्सो इट इज अ वेरी यू कैन से अ वेरी एक्सपीरियंसिंग जॉब एंड चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। अभी जो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपका जो आई एंड आई एफ का रहेगा, है ना, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट, उसके भी एमसीक्यूज आपको विद इन अ वीक मिल जाएंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, which ethical issue in banking arises when a banker has conflicting professional obligation? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या है ना कई सारे ईयर्स के जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे ना उनको कंपाइल किया है जितने पॉसिबल हो पाए, तो उसका ये एक सेट है। तो इसमें आप ये चीज देखिए कि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट इन बैंकिंग? फिक्स डिपॉजिट करंट एसेट नहीं है, टर्म लोन इज ऑल्सो नॉट अ करंट एसेट, कैश रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे कैश रिजर्व जो है वो करंट एसेट है। करंट एसेट का मतलब ये होता है कि यूजुअली दैट इज बिलो 1 ईयर, ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है, हाईली लिक्विड एसेट इसमें कवर होते हैं। तो कैश इज ऑल्सो वन ऑफ द करंट एसेट। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, एमएसएमई क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किस पे होता है? एनुअल टर्नओवर पे भी बेस्ड होता है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे भी बेस्ड होता है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन आपको देखना है तो आप एमएसएमई का जो वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 3 है उसमें जाके आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एमएसएमई का जो आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन का कोर्स है उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ये एमएसएमई का क्लासिफिकेशन टाइम टाइम पे चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो वो चीज आप देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जैसा मैंने बताया वो कौन होता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, अंडर जनरल बैंकिंग रूल एंड ईदर और सर्वाइवर अकाउंट मींस। तो ईदर और सर्वाइवर क्या होता है? ईदर अकाउंट होल्डर कैन ऑपरेट द अकाउंट और उसके ना होने पे कौन करेगा? सर्वाइवर, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, एमसीएलआर। एमसीएलआर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो बी इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट कोलेटरल टाइप, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया। जैसे व्हीकल लोन क्या होता है? व्हीकल लोन होता है आपका हाइपोथिकेशन, ठीक है। एलआईसी पॉलिसी की बात करें दैट इज एन एग्रीमेंट, असाइनमेंट, सॉरी, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट अ लैंड लोन दैट इज मॉर्गेज, जहाँ पे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं। एंड हाइपोथिकेशन अगेन इट इज अ मूवेबल एसेट लाइक अ कार लोन, ओके। And if you talk about pledge, that is a gold loan that we pledged while taking a loan from the bank. So hypothecation is a movable asset. Hypothecation apply on a movable asset. Assignment means transfer of rights, that is on LIC policy, and mortgage is on land and buildings. Okay, where we create a mortgage. Okay, and in pledge that is a physical asset that we kept as a security. Example is gold loan. Okay. Now we move on to question number 71. What is the penalty of non-maintenance of CRR by bank?
तो अगर बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं करता है, तो बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक क्या करेगा, वो उसको फाइन मार देगा। ठीक है, फाइन एट अ बैंक रेट प्लस 3% ऑफ द फर्स्ट, यानी पहली बार जब वो डिफॉल्ट करेगा तो उसको जो बैंक रेट है प्लस 3% ऑफ जितने का वो फर्स्ट डिफॉल्ट कर रहा है वो। ठीक है, फर्स्ट डिफॉल्ट का 3%, ये चीज क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सेकंड में क्या करेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें 5% कर देगा। फर्स्ट के लिए 3% है और इसके बाद के सभी के लिए 5%। क्वेश्चन नंबर 72 है द डेप्थ मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज। तो डेप्थ मार्केट जो होती है वो दो तरह की डिवाइडेड होती है। एक तो प्राइमरी मार्केट होती है जहां पे क्या होता है, जो भी न्यू डेप्थ सिक्योरिटीज आती हैं जैसे कि आपका आईपीओ आता है। सेकेंडरी मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो ट्रेड होती हैं। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। Which of the following instrument is not part of the debt market? Commercial paper, corporate bonds, treasury bills, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो डेप्थ मार्केट की बात करें तो इक्विटी शेयर जो है वो डेप्थ मार्केट का पार्ट नहीं है। डेप्थ मार्केट डील्स विद फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि आपका बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स। ठीक है, इक्विटी शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट का पार्ट है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल पीएलसी उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी और उसके बाद आता है प्रोडक्ट का डिक्लाइन। बट अगर स्टैग्नेशन की बात करें तो ये नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टैग्नेशन, सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 75 है मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इज इसेंशियल फॉर। तो वो किस लिए एसेंशियल होता है मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज टू इंक्रीज कस्टमर बेस। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमर अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे हाई कस्टमर अवेयरनेस होती है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वी कॉल्ड अ ग्रोथ स्टेज। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी डाउट आता है ना, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चैनल पे जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्लाइन। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि जो भी सेल्स होती है ना, वो एक तरह से मार्केट जो पूरी तरह से सेचुरेट हो जाता है या जो भी प्रोडक्ट होता है वो आउटडेटेड हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि सेल्स जो होती है वो पूरी तरह ड्रॉप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट सेचुरेशन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरएलएम इज, तो एनआरएलएम क्या होता है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितने भी रूरल पुअर पर्सन हैं रूरल एरिया में, उनको कैसे जो वीकर सेक्शन है उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है, वो इसका मेन गोल है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पुअर। ठीक है, रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना है, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 17 है विच फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इंश्योर सेलर गेट्स पेमेंट फ्रॉम अ बायर्स बैंक ऑन फुलफिलिंग ट्रेड टर्म्स। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जैसे टर्म्स फुलफिल होती हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। कॉमर्शियल पेपर इज इशूड फॉर मेच्योरिटी पीरियड रेंजिंग। तो कॉमर्शियल पेपर कब के लिए इशू होता है, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर। सो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमकेआईएस। तो प्रोडक्ट प्रोसेस इज नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमकेआईएस। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है द पर्पज ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बीआईएस। क्या पर्पज होता है, पर्पज होता है कि कस्टमर सर्विस में असिस्ट किया जाए, ए भी सही है, बी ऑटोमेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है, प्रिवेंट फ्रॉड राइट, इनहेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एकदम राइट। सो ई इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है अ कॉमर्शियल पे बैंक इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कॉमर्शियल बैंक का जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखी हुई है, उसका काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड फिर उसको लोन के थ्रू लेंड करना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बैंक इंटरेस्ट रेट।
तो बैंक इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन रेट से भी इफेक्ट होता है, सीआरआर एसएलआर से भी होता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइम टाइम पे जब आपका रेपो रेट चेंज करती है, रेट कट करती है तो होता है, और डिमांड एंड सप्लाई से भी होता है। तो सारे के सारे सही आंसर है, इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट को अगर करंट लाइबिलिटीज से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। सो बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीकर सेक्शन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? तो यहाँ पे वीकर सेक्शन कौन सा नहीं है? लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर जो है वो वीकर सेक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी सारे स्मॉल फार्मर, SC ST बेनिफिशियरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आर्टिशियन, हैंडलूम, वेवर, ये सारे प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के पार्ट है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिस गाइडलाइंस लेंडर आर इशूड बाय, तो दैट इज आरबीआई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस? तो की फीचर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपेरेंसी इन लोन टर्म्स, ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड? डेप्थ फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, कमोडिटी फंड एक म्यूचुअल फंड नहीं होता है। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है विच फाइनेंशियल टर्म्स रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय अ बैंक? उसको बोलते हैं ग्रॉस एडवांस। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इन बैंक इज? क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का? ताकि जो कस्टमर रिलेशनशिप है उसको एनहेंस किया जा सके। तो 91 का बी इज द राइट आंसर। विच एंटिटी रेगुलेट्स द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इंडिया? तो वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन फोकसेस ऑन, तो क्या करता है? प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है, हाँ, 1 साल के अंदर, 7 दिन से 1 ईयर तक। इशूड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज, एकदम राइट आंसर है। वहां पे मैंने बोल दिया था बैंक से, बट दैट इज फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है बैंक्स के लिए। तो यहाँ पे डी क्या है? यूज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चूंकि पूछा गया नॉट अ फीचर, तो डी इज द राइट आंसर। लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स के लिए नहीं होता। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल है सीआरएल पेनल्टी कैलकुलेशन पे। अ बैंक फेल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशियो बाय 50 crore फॉर द फर्स्ट टाइम इफ द पेनल्टी इज चार्ज एट द बैंक रेट प्लस 3% एंड द बैंक रेट इज 6.5%, व्हाट विल बी द पेनल्टी? तो पेनल्टी क्या हो जाएगी? 50 crore इंटू जो भी उसका बैंक रेट चल रहा है प्लस 3%, दैट इज 9.5। तो 50 crore का 9.5% कितना हो जाएगा? 4.5%। सो यहाँ पे 4.5% होगा, एक्चुअली बी 1.5 कर दिया, दैट इज 4.5, ठीक है। तो 4.5 इज द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे है। अ बैंक एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट इज 5,000 crore इफ द बैंक टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज 40% ऑफ एनबीसी, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट बैंक शुड लेंड अंडर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग? तो मिनिमम अमाउंट कितना वो लेंड करेगा? जो भी उसका एनबीसी है उसका 40%, तो 40% 5,000 crore का हो जाएगा 2,000 crore। सो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 97 है, अ बैंक हैज 100 crore ऑफ डाउटफुल एसेट, D2 कैटेगरी में, डाउटफुल 2 में, एंड द प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 40%, हाउ मच प्रोविजनिंग शुड द बैंक सेट असाइड? तो सिंपल है, 100 का 40%, दैट इज 40 crore। सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, चूंकि टाइम वहां पे कम होता है, तो आपके थिंकिंग आता है कि ये टफ है, बट ऐसा नहीं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इवन वहां पे आपका सिंपल प्रिंसिपल और जो आपका इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक न्यूमेरिकल कम से कम रहता है। A bank has current asset of 1200 crore and current liability of 800 crore. What is its current ratio? तो क्या होता है करंट रेशियो? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1.5। सो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। लोन प्रोविजनिंग पे है, अ बैंक हैज एनपीए ऑफ 500 करोड़ आउट ऑफ विच 200 करोड़ इज क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। तो 500 में क्या 200 करोड़ हो गया लॉस एसेट, एंड 300 करोड़ इज सब स्टैंडर्ड एसेट। If the provisioning requirement is 100% for loss asset and 15% for substandard asset, what is the total provisioning required? तो देखो 200 करोड़ उसका क्या था? लॉस एसेट था। तो 200 करोड़ का 100% तो हो गया 200 करोड़, और 300 करोड़ का जो कि सब स्टैंडर्ड है उसमें 15% है, तो वो हो गया आपका 45 करोड़। तो टोटल हो गया 245 करोड़। ओके, सो राइट आंसर इज 245 करोड़।
ओके, ये इधर ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे 245 करोड़ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, द फाइनेंशियल स्कॉलर को, और जो भी क्वेरीज है उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, अ कंपनी हैज टोटल करंट एसेट्स ऑफ 800 करोड़ एंड टोटल करंट लायबिलिटीज ऑफ 600 करोड़, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज 200 करोड़। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।